कुछ आदत थी। उन भीगी भीगी रातों में हांफती महकती सांसों से जो नगमे कभी चुराए थे, हम ठगे ठगे देखते रहे, वे नींद चुरा कर चले गए। जब साहिल तक पहुँचे भंवरों में कश्ती मोड़ लिए, जो छूट गए वे आंसू थे, कुछ अनुभव थे जो बीत गए। उन धुले पूछे अल्फाजों में रिश्तों ने महकना छोड़ दिया। यादों की बासी परतों में कुछ सूखे सूखे जुगनू थे, कुछ किस्से मरी तितलियों के, कुछ पंख पड़े पड़े थे परियों के। बस और न था हक में मेरे, सब अपनी अपनी किस्मत थी। सिहरा सिहरा अंधियारा था, चम्मच भर नींद के सपनों में चलने की अपनी आदत थी। कुछ और शिखर थे चढ़ने को, कुछ जख्म अभी भी बाकी थे। चलने की रही कुछ जिद ऐसी, सब छूट गए सब टूट गया। अब भटक रहे बेगैरत से, सब उजड़ा उजड़ा लगता है। क्या बात करें उन बातों की जब सारी बातें बीत गईं। आंखों की सूनी सांसों में बेनींद जो लिथड़ी रहती थी, वे सारी रातें बीत गईं। उस जिल्लत और जलालत की अब और नुमाइश क्या करना। इन धूल धुआं से रिश्तों में जीवन भी क्या अफसाना है। कहना किससे किसकी सुनना, यह दिल शायद सफराना है। प्रक्रिया के बारे में आप आज जिस तरह कैसे देखते हैं, जो 30 साल का सफ़र आपका जब आपने प्रारंभ किया था 80 के दशक में, तब से अब तक आप किस तरह से देखते हैं? अगर प्रक्रिया के रूप में देखा जाए तो वहाँ से तो 80 के आसपास तो निशान बनने लगे थे। ये कहानियाँ, ये कविताएं, कुछ वो बचपन में ही कुछ कविताओं की ओर झुकाव था। तभी से एक तरह से मेरे गांव के आसपास श्याम नारायण पांडे रहते थे, हिंदी के बड़े कवि थे और मंचों के बड़े प्रसिद्ध। तो उनके पास मैं जाने लगा था। पहले तो मुझे यही नहीं पता था कि ये कवि लोग आज के भी दौर में होते हैं। तब यही सोचता था कि अतीत काल में जैसे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें वैसे कवि लोग हुआ करते थे। एक बार उनको मैंने देखा, कविताएं में मुझे उनकी पढ़ी थी, तब मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि ये जीवित हैं। फिर मैं बाद में जिज्ञासा जाने लगा। तो शुरू में कविताएं तो गांव में ही रहा, तभी लिखता था। और 75 में मेरी मैंने इसे छोटी मोटी कविताओं की एक किताब भी उस समय लोगों ने प्रकाशित कर दी थी। कुछ वहाँ के राजनीतिक संगठन वाले थे, तो भारत माता, जिसे इमरजेंसी लगी थी, तो भारत माता कैसे जंजीरों में जकड़ी हुई है, इस शीर्षक से वो किताब थी। वो हमें लगता कि 80-90 पेज की छंदों में लिखी हुई कविताओं की वो किताब थी। फिर जब बनारस आया तो BHU में जब दाखिला लिया, बनारस तो आ गया था BA में ही इंटर पास करने के बाद, तो वहाँ के जो हमें यह लगता है कि बनारस में के हिंदी विभाग में उसके पहले और उसके बाद इतना संपन्न वह विभाग, वो 80-79 का जो दौर था, बहुत सारे माने कोई भले उसमें ख्याति लब्ध कथाकार या कवि नहीं हुआ, लेकिन पूरा का पूरा माहौल ही बहुत मतलब रचनात्मक था। खूब बहसें होती थीं। उस समय कम्युनिस्ट पार्टियों के कुछ संगठन भी थे जो सक्रिय थे, प्रगतिशील लेखक संघ, जनवादी लेखक संघ, और जो नक्सलवादी आंदोलन, माओवादियों के प्रभाव में इन लोगों ने भी उस समय अपना एक संगठन बना लिया था। वो लम्ही में प्रेमचंद की जयंती हुई थी, 100 वर्ष पूरा होने पर, शायद 1980 में प्रेमचंद को 100 वर्ष हुए थे। तो वहाँ नक्सलवादियों ने से जुड़े हुए जो साहित्यिक सांस्कृतिक संगठन के लोग आए थे, और उन लोगों ने भी एक अपना साहित्यिक आंदोलन खड़ा कर दिया था। तो हम सारे नए लड़के उस समय उसी से जुड़े हुए थे जी। तो उस समय तो यही लगता था कि प्रगतिशील लेखक संघ वाले, जनवादी लेखक संघ वाले से, जनवादी लेखक संघ हमें लगता है कि उसके बाद बना, क्योंकि उसकी स्थापना सम्मेलन ये चंद्रवली जी
बनारस में ही था। तो उस शायद उनका लेखक संगठन जैसम जो है वो बाद में बना। मैं कह नहीं सकता कि अगर वो पहला रहा होगा तब तो बाद में बना था। प्रगतिशील लेखक संघ के बहुत बाद में, ये 84-84 के आसपास, 83-84 के आसपास जन संस्कृति मंच बना था। बनारस में चंद्रवली जी थे और उस समय सारे लोग आए हुए थे। उन दिनों अक्सर रामविलास जी अपने बेटे के यहाँ आया करते थे और नामवर जी काशीनाथ जी के यहाँ आया करते थे। तो हमारे विभाग में काशीनाथ जी थे जिनसे मैं प्रत्यक्ष रूप से शोध के लिए जुड़ा हुआ था, लेकिन काशीनाथ जी की तुलना में शिवप्रसाद जी से मेरे ज़्यादा अंतरंग संबंध थे, आत्मीय संबंध थे। शिवप्रसाद जी मुझे बहुत मानते थे और मैं उनके यहाँ जाया करता था। और हीरो तो नए रचनाकारों के काशीनाथ सिंह थे, लेकिन शिवप्रसाद जी का जो व्यक्तित्व था बरगद की तरह। सर आपने काशीनाथ सर सिंह का नाम लिया। सर आपकी रचना जब सृजन की बात की जाए तो आपकी क्या जो आपकी शैली है, क्या उस पर काशीनाथ सर का असर है? जो संस्मरण, जैसे आपकी अधिकतर कहानियां पढ़ते हुए कुछ यूँ लगता है जैसे आत्मकथा वो लिखी गई या संस्मरण है अपने जीवन से जुड़ी हुई। तो भाषा उसी तरह चलती है कि मानिए आप अपने जीवन का कोई किसी घटना को ही इस तरह से वर्णन कर रहे हो। और काशीनाथ सर को तो सबको पता है कि वो संस्मरण के बेताज बादशाह हैं। तो क्या आप मानते हैं कि उनका असर कुछ आप पर आया है? हो सकता है साथ रहने से बहुत आया हो, लेकिन मैं कोशिश यही करता था क्योंकि काशीनाथ जी के जो साहित्यिक संस्कार थे वो मतलब ये भले मैं कविता विता नहीं लिखता हूँ, लेकिन अभी भी साहित्य की मूल विधा मुझे कविता ही लगती है। और मेरा यह है भी कि जैसे कुछ लोगों का रामचरितमानस होता है और हर अपना, तो मुझे प्रसाद जी और उनकी कामायनी बहुत प्रिय। और मुझे यह हमेशा यह लगता है कि अगर प्रसाद जी भारत में नहीं होते तो ऐसी कृति रचने के बाद किसी भी दुनिया के दूसरे देश में होते तो लगभग तोलस्तोय या ये बाल्जाक की श्रेणी के रचनाकार हैं। और इनका महत्व कुछ मायने में आज के जीवन को समझने के लिए तुलसी से बड़ा है। और जो काव्य संवेदना या काव्यात्मकता है ये तो संस्कृत कवियों में वैसी मिलती है बेजोड़। तो एक बहुत बड़ी कृति, जैसे होता है कि बहुत गरीब घर में कोई लड़की बहुत सुंदर भी हो तो विश्व सुंदरी नहीं बन सकती है, उसके लिए एक संपन्न परिवार का होना बहुत जरूरी हो। इसी तरह से हिंदी में होने की वजह से कामायनी का महत्व बहुत कुछ दबा रह गया। दूसरी एक चीज़ हुआ कि जिस तरह से वो उभरता तो उस समय प्रगतिशील लेखक संघ का दौर प्रभाव बहुत ज़्यादा था। तो वहाँ वे लोग निराला, क्योंकि उसमें जो निराला के यहाँ जो यथार्थवाद, विधवा, भिक्षुक, तोड़ती पत्थर, कुकुरमुत्ता आदि कविताओं के माध्यम से और कुछ अपना निराला का उसमें फक्कड़ जीवन था। तो इस वजह से वो और तो उसमें सारे लोग निराला के ज़्यादा करीब थे। और उस शीर्ष आलोचक रामविलास जी थे, वे भी मतलब पूरा उनकी आलोचना निरालामय थी ही। तो मुक्तिबोध ने लिखा कामायनी एक पुनर्विचार, लेकिन और उसने एक नए तरह से समझने की दृष्टि दी, लेकिन मुझे लगा कि पूरी नई रचनाशीलता की का जो परिप्रेक्ष्य था उसमें कामायनी का महत्व दबा रह गया था। आपके जो पाठक हैं जिन्होंने जो आपके साहित्य से गुजरे हैं उनके मन में ज़रूर ये बात आती होगी कि आप पर भी टॉलस्टॉय का प्रभाव है, क्योंकि बहुत चीज़ जो मध्यम वर्गीय परिवार का जैसा चित्रण आप भारतीय परिप्रेक्ष्य में करते हैं टॉलस्टॉय में भी बहुत देखने को मिलता है। दाम्पत्य का जो परिभाषा जिस तरह से आप देखते हैं भारतीय नज़रिए के मतलब अपने यहाँ ऐसा साहित्य में नहीं देखा जाता, बहुत दुर्लभ है जिस तरह आप दाम्पत्य को देख रहे हैं, स्त्री पुरुष संबंध को देख रहे हैं, या कि जैसा कि आपकी कई रचनाओं में हत्या बराबर चलती रहती है। तो इसी तरह टॉलस्टॉय की काफ़ी कृतियां हैं। क्रूजर सोनाटा में हत्यारा हत्या करने के बाद आराम से ट्रेन में बैठ के बात कर रहा है, ऐसा ही समय बेसमय में भी दिखाई देता है। तो क्या टॉलस्टॉय का से ऐसा कैसे है? ये दोस्तोयेव्स्की का एक उपन्यास था अपराध और दंड। वो उसको हो सकता है अगर प्रभाव होगा तो मैं
इस तरह की घटनाओं में तो मैं मानूंगा कि दोस्तोयेवस्की का हो सकता है। तोलस्टॉय से मुझे एक विजन मिला था जीवन को समझने के लिए। तोलस्टॉय को मैं बहुत बड़ा रचनाकार मानता हूँ। तय कर पाना बड़ा मुश्किल होता है कि कब आप तोलस्टॉय को बड़ा कहते हैं, कैसा। मूल बात है कि बातचीत किस संदर्भ में चल रही है। तो तोलस्टॉय तो मुझे कुछ उन महर्षियों की तरह जो इतिहास में चिन्ह की तरह, जैसे गौतम बुद्ध पैदा हुए, जैसे राम या कृष्ण, तो उस तरह के एक व्यक्ति लगते हैं तोलस्टॉय। हाँ, जैसे ईसा मसीह के भी पैदा हुए थे, तो इस तरह से ये लिटरेचर के लिए कहा जा सकता है कि तोलस्टॉय पैदा हुए थे। बहुत बड़ी। हाँ, और जिस तरह से उन्होंने, ये लोग कभी एक जगह में पैदा होते हैं लेकिन एक जगह के होते नहीं हैं। अन्ना कारेनिना पढ़ते हुए जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि ये कहीं की भी कहानी हो सकती है। और जिस तरह विडंबनाओं के साथ वे शुरू करते हैं, फिर तो पूरा का पूरा मानव समुदाय उसमें जिस तरह से दिखाई देता है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है यह कहना कि वो रूस का परिवेश है। उनकी तुलना में गोरकी वोरकी के यहाँ रूस का परिवेश ज़्यादा दिखाई देता है, वो अपरिचित परिवेश लगता है। तोलस्टॉय के यहाँ ऐसा नहीं रहता है। और यही प्रसाद जी के यहाँ भी है। प्रसाद जी जिसे प्रेमचंद हैं, यथार्थवाद के निश्चित तौर पर भाई उन्होंने उसकी बुनियाद ही डाली, लेकिन हो सकता है कि 50-100 साल बाद जो है प्रेमचंद की कहानियाँ बड़ा अपरिचित लगे। इतना यथार्थवाद उसमें है कि जब किसान नहीं इस तरह से रह जाएंगे, बैल नहीं रह जाएगा, गाय नहीं रहेगा, तो लोग उसे। लेकिन प्रसाद जी की जिस समस्या को वो पकड़े हैं, तो ये सब सभ्यता के विमर्श हैं। ये बहुत कुछ अपने समय के यथार्थ को पकड़ करके यथार्थ के उपकरणों से ऐसी कृतियाँ नहीं रची जाती हैं। ये यथार्थ के उपकरणों से, जैसे अभी तो बात करिए तो लगता है कि यथार्थवाद अगर नहीं है तो कुछ नहीं है साहित्य में। ऐसा नहीं होता है। एक जो लंबा सफ़र चलता है तो यथार्थवाद में तो बहुत सारी चीज़ें बदलती रहती हैं, वो सब नहीं बची रहती हैं। हो सकता है कि कालांतर में चलकर, हालांकि यह बहुत गलत बात है, कभी किसी को सोचना नहीं चाहिए कि लगभग कालिदास को जैसे नहीं मिटाया, उसे प्रेमचंद भी अकेले 20वीं शताब्दी में अगर कोई देन है जो हमारे इतिहास के किसी भी दौर को 400-500 सालों के इतिहास के सामने खड़ा हो सकते, उसमें प्रेमचंद हैं। उन्होंने जिस यूरोप में यथार्थवाद के विकास में सैकड़ों साल लगा, वो उन्होंने ये 1915 में पंच परमेश्वर से शुरू करके 1920 सालों में उस पूरी यथार्थवाद के विकास, माने ये कहा जाए कि आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से शुरू हुआ था, जिसे कुछ लोग यह मानते हैं कि गांधी जी का प्रभाव था। हालांकि उस समय गांधी जी कहीं भारतीय राजनीति में थे नहीं। वो 1917 के बाद तो वो अफ्रीका से लौटे ही थे। प्रेमचंद उसके पहले एक बड़े रचनाकार हो गए थे। तो ये नहीं था, वो सुखांत वाली जो एक अवधारणा थी कि बाद में कुछ नाटकों में हमारे यहाँ सुखांत की अवधारणा होती थी, उसका प्रभाव है जो आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के रूप में ये चलता है। तो और वहाँ से शुरू होकर के फिर आलोचनात्मक यथार्थवाद की मंजिल तक पहुंचकर कफन, सवा सेर गेहूँ या पूस की रात जैसी कहानियाँ लिखते हैं, गोदान उपन्यास लिखते हैं। गोदान बड़ा उपन्यास है और मुझे कभी कभी यह लगता है कि रचना आलोचकों ने अपने सिद्धांतों के हिसाब से उसकी ज़्यादा व्याख्या कर दी। मुझे अक्सर ये लगता है कि वो कुछ फिल्मों के लिए कहानी के रूप में लिखा गया था। जैसे कुछ दृश्य उसमें ऐसे हैं जो कहीं भी प्रेमचंद की कहानियों को मैं बहुत बेमिसाल मानता हूँ। लेकिन जैसे होरी और वो मेहता है, गांव में जाते हैं तो मालती को कंधे पर बैठा है, गांव में कुत्ते भी ऐसे दृश्य को देखकर भौंकने लगेंगे। आदमियों की तो बात छोड़ दी जाए, ये बिल्कुल फिल्मों के हिसाब से है कि कुछ ऐसे दृश्य दिखाए जाए। या वो चोखी नाम की एक लड़की है, दौड़ते हुए जाती है, मालती के सर दर्द करता तो जड़ी बूटियों की दवा लेकर चली आती है। गाँव ऐसे नहीं है। तो प्रेमचंद ने बहुत कुछ कहानी फिल्मों के लिए, यही आदर्श उनका। और आदर्श क्या, वो जिस तरह से मेहता को वो दिखाते हैं कि 700 रुपया प्रोफेसर की तनख्वाह बताए हैं, 1500 के रुपये घर। 2 महीने की तनख्वाह के लिए किसी का घर नहीं, कुर्की नीलामी नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। जैसे हमारी अगर 1 लाख तनख्वाह है तो 2 लाख के लिए थोड़े घर हमारा नीलाम हो जाएगा। तो 1500 के लिए उनका घर नीलाम होता है और 700 रुपया उसमें किसी प्रोफेसर की तनख्वाह नहीं थी। ये 700 से 1600 वाला वेतन तो हमें लगता है कि बहुगुणा हुए हैं तब प्रोफेसरों को मिलना शुरू हुआ है। तो वो सब, उसमें बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं। लेकिन
वो हमें हमेशा ये लगता है गोदान को पढ़ते हुए कि ये पीढ़ियों के संघर्ष पर ज़्यादा केंद्रित है। जैसे उसमें होरी है, कर्ज है, गाय है, सारा कुछ है, लेकिन किसी भी कृति को देखते हुए जिसे आपका जो डीएनए होता है वो नाखून से लेकर हर जगह दिखाई देता है। और होरी की तुलना में उसके आदर्श प्रेमचंद जिस पात्र में बहुत ज़्यादा समाये हुए हैं, वो उन्होंने रामविलास जी ने तो कहा है कि मेहता और होरी को मिला कर दिया जाए तो कुछ प्रेमचंद, लेकिन हमेशा हमें लगता है कि राय साहब बावजूद इसके कि वे जमींदार हैं, उनका वर्ग दूसरा है, लेकिन अगर प्रेमचंद बहुत जतन से किसी चरित्र को रचते हैं तो राय साहब को उनमें एक भी मानवीय जो दुर्बलताएं उनके वर्ग की दुर्बलताएं, जमींदार हैं, मानवीय दुर्बलताओं से परे हैं राय साहब। और जैसे लगता है कि उस पूरे गंदे माहौल में रहते हुए भी जैसे कमल बिल्कुल अपने को कीचड़ से बचाए रहता है, होरी में भी ऐसे दिखाई देता है कि भाई का बांस काट लेता है जी। सहुआइन के यहाँ जाकर थोड़ा बहुत 3-5 भी करता रहता है, कुछ प्रेम मोहब्बत जैसा भी, लेकिन राय साहब के चरित्र में कहीं कोई स्खलन, कोई विचलन नहीं है। तो वो लगता है कि प्रेमचंद अगर बहुत जतन से रचते हैं तो राय साहब को बिल्कुल वो। और राय साहब भी अपने बेटे की शादी से दुखी हैं, होरी भी अपने बेटे की शादी से दुख, माता दिन दाता दिन के यहाँ भी वही प्रकरण है। तो ये जो डीएनए है इसका पीढ़ियों का संघर्ष है जो हर पात्र में दिखाई देता है। होरी के साथ किसानों की समस्या है, किसान जीवन है उसके होरी के आसपास, लेकिन जो चीज़ सारे पात्रों में दिखाई देती है वो पीढ़ियों का संघर्ष है। और सारे के सारे, होरी भी अपने बेटे की शादी से खुश नहीं है, बस किसान होने से थोड़े कोई प्रगतिशील हो जाता है जी। होरी भी, राय साहब भी वही दुख लिए पड़े हैं जी। यही एक ऐसा बिंदु है जहाँ सब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़ते हैं। खैर ये चलो बिल्कुल ये नई बात हो जाएगी तो लोगों को ये लगेगा मैं नई बात हो गई है गोदान को लेकर आज आपने बहुत ही ये, लेकिन वो हाँ वो निश्चित तौर पर वो उसका जो डीएनए है पीढ़ियों के संघर्ष में है जी। और शेष उपकरण के तौर पर है जी। कि वो 5 बीघा का खेत बिकते बिकते 3 बीघे का हो जाए। ढेर सारी कहानियाँ, जैसे पूस की रात में जी। हल्कू क्या है, वो एक छोटा सा मध्यम वर्गीय किसान है, निम्न मध्यम वर्गीय किसान है, नील गायें खेत चर जाती हैं, दूसरे दिन वो मजदूर बनने की प्रक्रिया में आ जाता है। यही होरी के साथ होता है जी। वो मुक्ति मार्ग कहानी है, वो उनका खेत जलाते हैं, बुद्धू और हरिहर 2 उसमें पात्र हैं, एक गडरिया है एक हरिहर, हाँ बुद्धू और कुछ झिंगुर उंगुर करके नाम है। तो उनकी वो भी अच्छे खासे मध्यम निम्न मध्यम वर्गीय किसान है, खाता पीता संपन्न परिवार है। किसी साहूकार ने उन्हें नहीं उजाड़ा है, उनके भीतर की ईर्ष्या द्वेष ने, वो अहंकार ने दोनों को उजाड़ डाल। तो प्रेमचंद ये चीज़ देखते हैं कि बस ऐसा नहीं कि किसान शोषण से ही मरा जा रहा है जी। वो पुराने मूल्य, पुरानी मान्यताएं, मुक्ति मार्ग कहानी में जी। किसने उन्हें, कौन जमींदार उन्हें, वो उनके खेत में भेड़ चरा देते हैं और उनकी भेड़ों को मारते हैं, वो जाकर के उनके खेत में आग लगा देते हैं जी। दोनों इसमें कहीं ना कोई जमींदार है, कुछ तो किसान कुछ अपनी वजहों से भी उजड़ रहा है। प्रेमचंद इस रूप में भी देखते हैं, हर जगह वो विद्रोह और क्रांति और नई चीज़ों को नहीं है, किसान की अपनी दुर्बलताएं भी हैं जिसको प्रेमचंद ने दिखाया है। वो सारी चीज़ें तो इनका ढेर सारी इन कहानियों का समुच्चय रूप है गोदान में जी। अगर ये कहा जाए तो जो नीलगायें हैं उन्हीं नीलगायों के नाना रूप दिखाई देते हैं। माता दीन, राय साहब, सहुआइन, ये जैसे लगता है कि होरी का खेत चर जाती है। तो ये है। तो प्रेमचंद की बात हुई, आपका बिल्कुल दृष्टिकोण अलग है प्रेमचंद को देखने का, समझ नहीं। पढ़ते हुए मुझे ऐसा हमेशा लगा कि पढ़ते हुए जब मैं एक एक पात्रों को मैं देख रहा था तो एक रचनाकार की दृष्टि से मैं देख रहा था कि राय साहब का जिस तरह से निर्दोष चरित्र उन्होंने गढ़ा है। देखिए, भारत में पैदा होना हमारी न खूबी है न हमारी खामी है,
तो जमींदार परिवार में पैदा होने की वजह से न कोई महान हो जाता है न कोई नीच हो जाता है। राय साहब जमींदार परिवार में पैदा हैं, लेकिन एक निर्दोष जीवन जीते हैं जो जमींदारों के किसी भी व्यसन से दूर हैं। कोई उनमें एक मानवीय दुर्बलता हमें दिखाई ही नहीं देती है। वे मानवीय दुर्बलताएं सारे पात्रों में भरी हैं, ये मेहता में भरी हैं, इसमें खुद होरी में है, लेकिन राय साहब का चरित्र ज़्यादा। अगर मुझे यह कहा जाए कि प्रेमचंद जमींदार होते, अपने को जमींदार के रूप में अगर देखते तो बिल्कुल राय साहब की तरह ही होना चाहते। खुद होते कि नहीं होते यह नहीं। जी सर, प्रेमचंद को लेकर अभी एक विवाद सामने आया है, इसे आप किस तरह से देखते हैं कि उनकी 25-30 कहानियाँ ही उपयोगी हैं, बाकी उनका पूरा साहित्य जो शब्द संजय सहाय जी ने प्रयुक्त किया है, आप उससे कहाँ तक सहमत हैं? तो उनका पूरा साहित्य कूड़ा है, सिर्फ 25-30 कहानियाँ ही हैं जो हमें 25-30 कहानियाँ कम थोड़े हैं जी। चाहे हम हो या संजय सहाय हो या पूरी हमारी पीढ़ी मिलकर भी तो 25 कहानी नहीं दे पा रही है। तो इसे ऐसे भी देखना चाहिए कि प्रेमचंद के बाद जी जो हजारों लोग लिख रहे हैं, पत्रिकाएं निकाल रहे हैं, वो अगर उनका समग्र योगदान भी देखा जाए तो 25 कहानियों का नहीं है। अब बताइए ना, संजय साहब की किस कहानी को महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण प्रेमचंद की किस घटिया कहानी के बगल में रखा जाए? मतलब कुछ भी होता क्या है कि तुलसीदास रामचरितमानस के अलावा क्या है भाई? ऐसा तो नहीं कि कोई सब कुछ महान ही लिख देता है। 25-30 कहानियां कम होती हैं क्या? किसके पास? चेखव के पास इससे ज़्यादा हैं, तोलस्तोय के पास इससे ज़्यादा हैं। अभी जब हम बात करते हैं अमरकांत पर तो डिप्टी कलेक्टर दोपहर का भोजन, निर्मल वर्मा पर बात करते हैं तो वो क्या होता, वही लतिका वाली कहानी परिंदे, किसकी 2-3 कहानियों से ज़्यादा पर बात होती है। और हम हो या चाहे संजय सहाय हो, चाहे कोई भी, संजय सहाय के पूरे लिखे की तुलना में इतने से ही जाना जाएगा। इतिहास बड़ा निर्मम होता है, हमेशा आदमी को समझना चाहिए। जो कलम लेता है सोचता है कि मैं अजर अमर होकर, कि संजय सहाय की सारे लिखे हुए के बावजूद संजय सहाय की याद अगर बची रह जाएगी तो इसलिए कि राजेंद्र यादव के बाद कुछ दिनों तक उन्होंने हंस को निकाला था। तो यह कहना ठीक है, 25 कहानियाँ कम नहीं है। इससे ज़्यादा है किसके पास? यशपाल के पास हैं 25 कहानियाँ। बता दो तो किसे पूरे कहानी साहित्य में, तो विश्व इतिहास में से कह रहा हूँ, कोई आकर के बता दे। तो 25 कहानियाँ कम नहीं है। और अगर 1915 से 1936 के बीच, माने अगर 20 साल, हर साल एक, उनकी दृष्टि से अगर वो उन्होंने तमाम अवमूल्यन किया हो तो एक साल में एक महत्वपूर्ण कहानी लिखे, किसकी रचना काल में इससे ज़्यादा है? तो बहुत बेहतरीन बात कही आपने। तो ये तो है कहा मूल बात है कि हम चीज़ों को कैसे देखते हैं। जी सर, आपने अभी एक बात कही थी, साहित्य की मूल विधा कविता ही है। अब कविता को लेकर अभी फिर से एक विवाद उठ खड़ा हुआ है, उसके छंदबद्धता को लेकर, आप इसे किस तरह से देखते हैं? कविता ने अपने विकास के दौर में ऐसे ढेर सारे विवादों का सामना किया है, लेकिन जैसे कभी रस संप्रदाय वाले थे, अलंकार संप्रदाय वाले थे, सब ने अपना अपना ही महत्व बताया था। लेकिन छंद तो मैं मानता हूँ कि कविता का, जीवन का भी छंद होना चाहिए और कविता का भी छंद होना चाहिए। जीवन की भी लय होनी चाहिए और कविता की भी। किसी भी चीज़ की अगर उसका छंद नहीं है तो वह जीवित नहीं। कोई आदमी बहुत विचारवान हो और उसके पूरे जीवन में उसके विचार नहीं दिखाई देते हैं तो उसे क्या माना जाता है? कि बहुत जालिया है, दूसरों को विचार बताता है और अपने दूसरे ढंग से। तो वो वे विचार चाहे जितने भी बड़े हों, कविता जीवित रहेगी तो छंद से। ये उसकी रीढ़ है, कथानक और छंद, ये बहुत अनिवार्य चीज़ है। ऐसा नहीं, बिना छंदों की बहुत महत्वपूर्ण कविताएं लिखी गई हैं। लेकिन भाई साहित्य तब लिखा गया था जब अक्षर नहीं थे, समझ रहे हो ना? ये लिपि
वगैरह मैंने लिपि नहीं थे, अक्षर तो थे ही, हाँ, तो कंठ से ही वो बची रही। तो ये उसका बहुत बड़ा है। और आज भी जितनी महत्वपूर्ण कविताएं हम जब कोट करते हैं तो उनमें छंद होता है। जैसे मुक्तिबोध को बहुत लोग मुक्तिबोध का छंद है, बहुत बढ़िया छंद है। हाँ, मेरे मित्र कुहरिल गतियुगों के अपरिभाषित सिंधु में डूबी, परस्पर जो कि मानो पुण्य धारा है, उसी के क्षुब्ध काले बादलों को साथ लाई हूँ, बशर्ते तय करो किस ओर हो तुम, सुनहले ऊर्ध्व आसन के निपीड़क पक्ष में अथवा कहीं उससे लुटी टूटी अधेरी निम्न कक्षा में, कहाँ हो तुम तुम्हारा मन। पता नहीं कविता है इसी तरह। वे अवस्थाएं तुम्हें दरिद्र करवाएंगी कि तुम दैन्य ही भोगोगे, पर तुम अनन्य होगे, प्रसन्न होगे। आत्मीय एक छवि तुम्हें नित्य भटकाएगी, पता नहीं कब कौन कहाँ किस ओर मिले, किस सांझ मिले, किस सुबह मिले, यह राह जिंदगी की जिससे जिस जगह मिले। जो अच्छी कविताएं हैं वे तो छंद में ही अपना आकार ग्रहण कर पाती हैं। ये जरूरी नहीं है कि ठीक है प्रयोग हैं, चल रहे हैं, वे प्रयोग में स्थापित क्या रह जाता है, क्या बचा रह जाता है, यह मूल्यांकन जब आज के युग का होगा तो हाँ, हमारे नामो निशान भी नहीं रह जाएंगे। मूल्यांकन करने वाले दूसरे लोग होंगे। वे हमारे रिश्ते नाते, हमने किसी को खिला पिला दिया, वो आलोचक हो गया, 3 किताब लिख दिया हमारे ऊपर, हम महान हो, ये सारी कुछ चीज़ें वहाँ नहीं रह जाती हैं। सिर्फ आपकी कविताएं रह जाएंगी, आपकी कहानियाँ रह जाएंगी। तो वो एक अलग बात होती है। छंद उसकी आत्मा है कविता की। छंद अगर नहीं है, और बताएं जो विचार जब बहुत गहरे में उतरता है दार्शनिकों के भी जी, तो वह छंद ही बन जाता है जी। जैसे अगर कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र जी, मार्क्स तो विचारक थे ना, उसकी पहली लाइन पढ़े, पूरे यूरोप को आज एक भूत सता रहा है, पूंजीवाद का। ये सब क्या है, भूत प्रेत, ये सब क्या है, ये एक कविता की भाषा बनने लगती है जी। तो ये होता है। सर, कविता की बात चल रही है तो कामायनी को लेकर आपकी अपनी कुछ मौलिक स्थापनाएं हैं, तो सर हम यह जानना चाहते हैं कि क्या ये स्थापनाएं जल्दी हमारे सामने आएंगी? नहीं, ये अक्सर आप स्थापनाएं तो प्रसाद जी की हैं, मैं उन्हें बस समझता हूँ जो मौलिक नहीं, जो अपने सर आलोचकों के द्वारा नहीं लिखी गई हैं। आपने कुछ मुझे हमेशा ये लगता है कि आज के युग को समझने के लिए देखो उनका है क्या जी, प्रसाद जी का। प्रसाद जी ने व्यक्तिवाद पर, जो आधुनिक युग की सबसे बड़ी समस्या है जी, व्यक्तिवाद पर का वो जो चरित्र गढ़ा है मनु को। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ एक परंपरा थी धीरोदात्त नायकों की महाकाव्यों में। पहली बार प्रसाद जी ने मध्यम वर्गीय के एक नीच या घृणित चरित्र को नायक बनाया। धीरोदात्त नायक को प्रसाद जी का यह कि मनु जो है, जो मैंने कल्पना भी नहीं किया जैसे रेप करने वाला भी आदमी नायक बनेगा, तो उसको उन्होंने राम की शक्ति पूजा। निराला ने पहली लंबी कविता लिखी, उसके पहले वो सरोज स्मृति लिख चुके थे, पहली नहीं, लेकिन लंबी कविता के रूप में। लेकिन लंबी कविता के शिल्प के बावजूद, शिल्प विधान के बावजूद, राम की शक्ति पूजा अंतिम महाकाव्य है। और महाकाव्य का शिल्प होने के बावजूद कामायनी हिंदी की पहली लंबी कविता है जिसके केंद्र में मध्य वर्ग है। ये राम की शक्ति पूजा में धीरोदात्त नायक है, राम सामान्य नहीं है, उसमें भले 1-2 लाइन पकड़ कर के अन्याय जिधर है उधर शक्ति और ये सब वाहियात चीज़ें। इससे ज़्यादा तुलसी के यहाँ लीला के नाम पर राम करते हुए दिखाई देते हैं। इससे राम साधारण आदमी नहीं हो जाते हैं। राम का पूरा जो महाकाव्यों से बना हुआ जो व्यक्तित्व था वो हावी रहता है राम की शक्ति पूजा में, और वही सब चमत्कार वो आते हैं उनके गले में, तो उतरती हैं, दुर्गा सब बोलती हैं, तो वो अंतिम महाकाव्य ही उसे मैं मानता हूँ। पहली लंबी कविता कामायनी से शुरू होती है क्योंकि ये मध्य वर्ग वहाँ से आता है, जो निराश है, पस्त हिम्मत है, थका है, हारा है, इतना महत्वाकांक्षाओं से भरा हुआ है कि हाँ, महत्वाकांक्षी दुर्गुणों से भरा हुआ है। इसकी कहानी प्रसाद जी लिखते हैं। ये कहानी न प्रेमचंद ने लिखी, बाद में इसको लेकर के, जैसे यह एक चीज़ है कि द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ
तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो मौत का जो तांडव हुआ तो उसने एक अस्तित्ववाद के प्रश्नों को खड़ा किया पूरे यूरोप में अस्तित्व। प्रसाद जी जब कामायनी लिख रहे थे तो द्वितीय विश्व युद्ध की छाया भी नहीं थी। प्रथम विश्व युद्ध हालांकि खत्म हो चुका था, द्वितीय विश्व युद्ध की कोई आहट नहीं थी, लेकिन उस महामृत्यु से का वो जो तांडव है द्वितीय विश्व युद्ध, उससे ही डरा भयभीत मनु की वो कल्पना करते हैं कि वह किस तरह से एक व्यक्तिवादी चरित्र होता है। और इसीलिए जितने भी अस्तित्ववादियों ने खासकर अज्ञे हो गए कि एक एक लाइन कामायनी के चिंता सर्ग से लगता है कि बस अनुवाद किया गया है, गद्यानुवाद है। मृत्यु हरि चिर निद्रे तेरा अंक हिमान, तो मृत्यु को लेकर के मृत्यु का साक्षात्कार वगैरह इनका एक लगता था। वर्ण की स्वतंत्रता, मृत्यु का साक्षात्कार और जो अजनबियत, तो ये सारा कुछ वहाँ कामायनी के प्रथम सर्ग में ही धर दिया गया है। उसके बीच में वे आज़ादी का स्वप्न भी देख रहे हैं कि कैसे अब अगर आशा सर्ग को थोड़ा सा बदल करके मान लो 15 अगस्त 1947 के संदर्भ में हम इसे पढ़ें, न बताएं कि यह कामायनी का है। उषा सुनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी सी उदित हुई, उधर पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर्निहित हुई। वह विवर्ण मुख त्रस्त प्रकृति का आज लगा हंसने फिर से, वर्षा बीती हुआ सृष्टि में शरद विकास नए सिर से। तो ये पूरा का पूरा लगता है कि ये हिस्सा 15 अगस्त 1947 को लिखा गया, वही आशा उत्साह जिसे गुलामी की अंधेरी रात बीत जाती। तो इतना सब पीछे होने वाला और आगे घटित होने वाला सब कुछ पकड़ करके जिस तरह से रचते हैं वो एक व्यक्तिवादी चरित्र के, और फिर उसका अपने हिसाब से निराकरण भी देते हैं। वह उनका निराकरण बहुत कुछ, उससे मैं सहमत नहीं हूँ। प्रसाद देखिए, उन्होंने जो प्रश्न उठाए हैं, जो समस्याएं उठाई हैं, वो बहुत प्रासंगिक है। उनका समाधान प्रसाद जी का सही है नहीं है ये अलग बात है, वो किसी का नहीं। तोलस्तोय के भी समाधान से, तोलस्तोय भी जब समस्याएं उठा लेते हैं तो उलझ जाते हैं, तो ईसाइयत में चले जाते हैं। तो यह जरूर नहीं होता है कि ये किसी रचनाकार के पक्षधरता इस बात से नहीं कि वो किस विचारधारा का है, ये अनर्गल बात है। विचारधारा के आधार पर किसी भी रचना का महत्व कभी भी तय नहीं किया जा सकता है। ठीक बात कही सर। आपने पक्षधरता की बात की सर, इस समय ऐसा देखने में आ रहा है कि अगर आप किसी विमर्श के पक्षधर नहीं है तो आपको नकार दिया जा रहा है। मतलब एक पक्षधरता आपको दिखानी पड़ेगी। अब दलित विमर्श है, स्त्री विमर्श है, लेकिन सर आपका अब तक का जितना साहित्य है, पूरे साहित्य की मैं बात कर सकती हूँ, मुझे कहीं भी ऐसा उसमें नहीं स्थापित करते दिखाई दिया कि आप किसी दलित विमर्श को स्थापित कर रहे हों। आपके स्त्री पात्र इतने सशक्त हैं, फिर भी आप उनको ही नहीं कह सकता ये स्त्री विमर्श की कहानियाँ हैं। वो सबकी समस्या है, लेकिन किसी वर्ग की उसमें विमर्श आप नहीं देख सकते। तो आप क्या इस तरह से मानते हैं कि अपने आप को हाईलाइट करना है, विमर्शों को पर बात करना, ये किस तरह से आप देखते हैं? देखो, जैसे दलित विमर्श में तो आप हम चाह कर भी वो तो घेराबंदी है कि दलित होना ही, जब दलित रचनाकार होना है तो ये तो जिस चीज़ में जैसे यह है कि मैं चंद्रमा पर घर बनाऊं, जब मैं हो ही नहीं सकता, जब पैदाइशी दलित नहीं हूं तो मैं दलित लेखन में आ ही नहीं सकता। तो जब आ ही नहीं सकता तो उसके बारे में क्यों सोचूं? अब वह यह है कि भाई उन लोगों ने बना रखा है, दलितों ने, कि जो दलितों के लिए, दलितों के द्वारा। अब समस्या यह नहीं है कि धर्मवीर की आत्मकथा है, उनका एक बहुत बड़ा उन लोगों का एक तर्क है कि जो हमारा भोगा हुआ यथार्थ है, जो स्वानुभूत है, जो सवर्णों ने लिखा है सहानुभूत के जरिए लिखा है, ये सही भी बात है। बहुत सारी कुछ चीज़ें कल्पना करके अपने को कायांतरित करके ही लिखा जाता है, आदमी को परकाया प्रवेश करके ही लिखा जाता है। अब एक बार मैंने पूछा था ऐसे ही कि जो मैं, मेरी पत्नी और भेड़िया है, तो इसमें मैं वाला तो आपका भोगा हुआ है, पत्नी वाला आपने कैसे भोगा है? जी भाई, तो यह तो आप भी तो उसको पत्नी वाली समस्या, पत्नी का जो चित्रण करते हैं कल्पना या संवेदना के ही आधार पर करते हैं, तो उसको आपने कैसे भोगा है? तो ये तो प्रश्न ही सिरे से गलत है कि वो कोई भोगा हुआ उनका यथार्थ है। ऐसा कौन उपन्यास होगा जिसमें एक ही पात्र होगा? दलितों का ही बता दे, एक पात्र का ही तो आप भोग सकते हैं। उसमें जो दूसरा ब्राह्मण पात्र है तो उसका आप कैसे लिखते हैं उसके बारे में?
तो ये उसकी तो माने बुनियाद ही गलत है जी। इस स्थापना नहीं। हाँ, यह सही बात है कि दलित विमर्श के तहत कुछ आत्मकथाएं आई जो निश्चित तौर पर एक नए तरह के यथार्थ से हमें रूबरू कराती हैं और बहुत महत्वपूर्ण कृतियाँ उसमें आई, जैसे जूठन। हाँ। जूठन पढ़ा तो मैं खुद बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन उस सैद्धांतिकी से मैं इसके सहमत नहीं हूँ जी। कि दलित ही दलित का लिख सकता है। सर, स्त्री विमर्श को किस तरह से देखते हैं आप? स्त्री विमर्श को का तो थोड़ा दूसरे ढंग का मामला है। स्त्री हमें कह देने से सीधे सीधे बहुत लोग ये मान लेते हैं कि मैं स्त्रियों के, मूल बात यह है कि आप किसी पात्र को कितना कैसे रचते हैं जी। तो वह दूसरों से, जैसे एक मेरे कहानी थी बहुत पहले मैंने लिखा था गांव पर, वो दलित विमर्श में भी आ जाएगी, स्त्री विमर्श में भी अगर उस तरह करा जाए। हालांकि जब लिखा था तो न दलित विमर्श था न स्त्री। तेरी गड्डी थी आस, मजदूर औरत है जी। दिन वो पति आने वाला है, दिन भर पूरे एक दिन की उसकी दिनचर्या है। कोई भी पात्र उसके पास आता है तो उससे उसकी तुलना में उसका कद उसे छोटा दिखाई देता है। ये स्त्री उस पर हावी रहती है। मुझे लगता है कि एक रचनाकार यही वह कितना सिद्धांत बोलती है, मुक्ति के प्रश्नों पर जिरा करते है, इसकी तुलना में वो खुद जीवन कैसा जीती है। तो एक जैसे खंडित प्रेम कथा एक कहानी थी मेरी, जिसमें सेठानी एक ऐसी लड़की जो बहुत निर्धन परिवार में पैदा हुई थी, जिसकी शादी एक बूढ़े आदमी से तीसरी बीवी के रूप में कर दी जाती है। अब उससे वो स्त्री विमर्श के प्रश्न उठाए तो, लेकिन अब यह उसका यथार्थ है। इस यथार्थ के बाद भीतर वो अपनी खुशियां, अपनी प्रसन्नताएं तलाश रही है। पति से छिपा कर प्रेम करती है जिस लड़के। समस्या क्या है कि जिस लड़के से प्रेम करती है वो खुद शादीशुदा है, लेकिन इससे वो पति की तरह व्यवहार करता है। तो वो उसमें चाहे उसका पति हो जिसकी वो ब्याहता है, चाहे उसका प्रेमी हो निरंजन, या जो दूसरा उसका जो प्रेमी फिर बुआ के रिश्ते में आता है घर पर, तो किसी से दबती नहीं है। मुझे दबने वाली कोई स्त्री नहीं है, चाहे सही करे या गलत। क्या तन कर खड़े होने के लिए सही काम करना ही जीवन में थोड़े जरूरी होता है। ये सारी कुछ चीज़ें चलती रहती हैं। इसी तरह उसमें है कहानी वो सत्तो, जिसमें है वो प्रेम करती है, घर वाले दबाव में दूसरी जगह शादी करते हैं। वो लड़का दौड़ा दौड़ा उसके घर वहाँ पहुँच जाता है शादी के स्थल पर। वो उसे देखती है, पहचानती नहीं है। कभी यह नहीं कि मैं बहुत अपराध बोध में जीते, माने कुछ आपराधिक काम होने के बावजूद अपराध बोध को आवरण की तरह ओढ़े रहना। और इस जहाँ हमारे समाज में क्या है कि स्त्रियाँ, वो सीता से ही यह प्रकरण चल रहा है कि बार बार अपने निरपराधी होने का, सही होने का प्रमाण, तो वहाँ ये कोई भी स्त्री ऐसी नहीं है कि वो अपने सती सावित्री या सीधा होने का प्रमाण दे। इस मामले में अपने हिसाब से सब जीवन जीती हैं। आपको रहना हो तो रहिए, जाना हो तो जाइए। तो ये मुझे नहीं लगता कि इसमें मैंने कोई स्त्री विरोध में लिखा है, लेकिन अब लोगों को लगता है। पैरासाइट होने को मैं कतई पसंद नहीं करता, चाहे स्त्री हो या पुरुष। सर, आपके साहित्य पर, आपके जो जीवन में आप अलग अलग सफ़र आपका चलता रहा, जो आपके पिपनार घर से शुरू होता है, पिपनार से होते हुए बनारस, फिर लखीमपुर, फिर लखनऊ, और इस समय आप बिलासपुर में हैं। तो इस पूरे सफ़र में को आप किस तरह से देखते हो? सबसे ज़्यादा प्रभावित किसने किया, बनारस ने या लखीमपुर ने? क्योंकि ज़्यादा समय आपका सबसे ज़्यादा बनारस में बीता है, उसके बाद लखीमपुर खीरी में बीता है। प्रभावित शहर में क्या? हाँ, प्रभावित नहीं करते। बनारस में रहते हुए या जैसे लखीमपुर में भी मैंने जीवन में जो है साथ बहुत लोगों का मिला, लेकिन सही कहें तो मैंने सबसे ज़्यादा अगर किसी से सीखा है तो मेरे साथ आसपास जो बेरोजगार लड़के रहे जी। तो बनारस में तो खुद मैं बेरोजगार ही था जी। और बाद में भी जब मैं आया तो बेरोजगार लड़कों की आंखों से मैं दुनिया देखना चाहता हूँ। उसी आधार पर रिश्ते नातों को देखता हूँ, इसी आधार पर प्रेमिकाओं को देखता हूँ, प्रेम को देखता हूँ। इसी
तो जो थोड़ा सा तलखी दिखाई देती है उसी वजह से जिसको लोग विरोधी मान लेते हैं। ये क्योंकि हमारे लिए जब मैं नौकरी कर रहा हूँ तो मेरे लिए सारे रिश्ते बहुत सुकोमल हैं, मधुर हैं, त्याग और समर्पण से भरे हुए हैं। एक बेरोजगार लड़के के जीवन में ये रिश्ते ऐसे नहीं आते हैं। रिश्तों का यथार्थ बेरोजगार लड़कों की आंखों से हमेशा दिखाई देता है। तो शहरों के हिसाब से अगर ये कहा जाए कि लखीमपुर में शुरू में उबता में ज़्यादा था, लेकिन रम गया तो रम गया। बनारस में भी मैं उसी तरह से रहता था। चटिया हम लोगों की शाम को रहती थी। कभी बहुत पढ़ उड़ कर दिन रात मेहनत करके नौकरी इसका नंबर पाने के तो कभी नहीं रहा। सर, लखीमपुर वाले आपके किसी संस्मरण का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए अगर आप कुछ कहना चाहें। हाँ, लखीमपुर पर मैंने बहुत दिन से सोचा है कि देखो, मैं जिस मकान वहाँ किराएदार था तो हमारे मकान मालिक थे दीक्षित जी। दीक्षित जी प्राइमरी स्कूल में अध्यापक थे और सुबह सुबह वो स्कूल के लिए जब निकलते थे तो शायद स्कूल वो शाम हमको पहुँचते रहे होंगे। वो 10-10 रुपया खोमचा वालों को, रेवड़ी वालों को, सब्जी बेचने वालों को उधार दिए रहते थे, जिससे वो ब्याज वसूलते थे। और वो शाम को आकर के पूरा अपना झोला खोलकर 2 रुपया, अठन्नी, चवन्नी गिना करते थे। और तो एक तरह से कृपण व्यक्ति का मैंने वैसा कोई उदाहरण अपने जीवन में देखा नहीं था। लोग आमतौर पर, चूंकि उन्हें कोई बेवकूफ़ बनाकर कभी भी उनसे पैसा नहीं ले सकता था, तो लोग ऐसे तो लोगों को आमतौर पर, मेरे लिए दीक्षित जी बहुत अच्छे आदमी लगते थे। एक तो पार्टी से कांग्रेस के जुड़े हुए थे और मैं ये देख रहा था कि वो कभी किसी का अगर आपसे 5,945 रुपया 75 नए पैसे लिए हैं तो जोड़ते हुए 76 नहीं देते थे और 74 भी नहीं देते थे। अब उनका अपना एक उसूल था। तो एक वे सबको पैसा देते थे, ब्याज पर देते थे। मैं 2-2 महीने तक किराया नहीं, पहले इसे था कि डिग्री कॉलेज में तनख्वाह 3-3 महीने के ग्रांट मिलता था, तो मैं किराया नहीं दे पाता था, लेकिन मुझसे वो कभी समय से किराया नहीं मांगते थे। कई बार ऐसा हुआ कि जब पैसा नहीं होता था तो हमारे घर खर्च भी नहीं, तो वे हमें उधार भी दिया करते थे, लेकिन हमसे उन्होंने कभी कोई एक नया पैसा ब्याज नहीं लिए होंगे। तो मुझे उनका चरित्र बड़ा। एक बार मैं एक छोटी सी घटना बता रहा हूँ कि मैं नीचे कमरे में था, ऊपर आंगन था, तो ऊपर उन लोगों का परिवार रहता था, तो ऊपर की सारी बातें नीचे सुनाई देती थी। तो एक बार कोई गांव में किसी औरत को वो 100 रुपया उधार दिए थे, जिसका ब्याज बढ़कर 135 रुपया हो गया था। वे फिर गए गांव में पैदल, गर्मी के दिन थे, गांव में पैदल उसके बस से उतर करके उसके घर गए। तो उसने कहा होगा कि हम 3-4 दिन में आकर के दे देंगे। तो वह औरत आई हुई थी। अब इन सब चीज़ों का कि ऐसा हुआ था मैं अनुमान कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जो बात सुना, मैं नीचे लेटा हुआ था, कि अब गांव की उस बूढ़ी गरीब औरत के लिए इनका शहर का पक्का मकान बहुत अच्छी माने संपन्नता से भरा हुआ लगा होगा। तो उन्होंने 100 रुपया ली थी, तो वो 100 रुपया लौटाना चाहती थी, लौटाने के लिए आई थी। इन्होंने 135 रुपया हिसाब बना रखा था ब्याज का। तो ये फैसला सुनाकर भीतर वाले कमरे में चले गए कि 135 हुआ। तो वो गिड़गिड़ाती रही। तो दीक्षित जी आए तो उन्होंने बताया कि देखो, जब मैं तुम उधार ली थी तो मुझे तुम्हारे घर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन चलो उधर मेरा गांव है तो मैं चला गया, तो कोई बात नहीं है। तो जो बस का किराया लगा, मैं मान रहा हूँ कि मैंने अपने घर के लिए ही लगाया। कुछ लोग बेवजह दूसरों के साथ लग जाते। मेरे साथ एक आदमी तुम्हारे घर तक गया था, तो मैंने और उसने एक गिलास
चीनी का शरबत तुमने पिलाया था, उसमें दही भी पड़ी थी। मैं मान ले रहा हूँ कि चलो 12 आने की चीनी हुई, 4 आने की दही, तो 2 रुपया। उसमें 1 आध गिलास बच गया था, वो तुम्हारे ही लड़कों ने पिया था, तो हम उसको 3-4 रुपये का 5 रुपया काट दे रहे, 130 से 1 पैसा कम नहीं। वो रोने लगी और ये फैसला सुनाकर भीतर चले गए। तो बहुत तेज चिल्लाते हुए दौड़ते हुए आए कि रो मत, मुझे आ जाएगी दया और मेरा हो जाएगा नुकसान। मैं नीचे बैठा था, अब मुझे हंसी रुके ही न कि दया न आ जाए नहीं तो नुकसान हो जाएगा। तो मैं भगा हुआ गया बहुत तेज, क्योंकि हंसना था मुझे जोर से। मैं सड़क पर अकेले खड़ा होकर हंस रहा था, तो एक आदमी उधर से जा रहे थे, वहाँ मैं अध्यापक था, तो वे पूछने लगे कि क्या बात है, तो मैंने बात बता दी। अब ये बात फैल गई तो दीक्षित जी आकर हमसे समझाने लगे कि जो लोग आदमी जब घर में रहता है तो बहुत सारी बातें जान जाता है, तो आपको कहनी नहीं चाहिए थी। तो हमने कहा कि यार तुम्हारी मैं शिकायत नहीं किया था दीक्षित जी, मुझे बात इतनी मजेदार लगी थी कि मैं रोक नहीं पाया। तो ये क्या ये सब लिखित रूप में आएगा? ये लखीमपुर पर मैंने सोचा, लखीमपुर में मेरा सामाजिक दायरा बहुत बड़ा था और तरह तरह के लोग थे। तो वहीं मैंने जो कुछ कहानियों में जिक्र किया है, पैसे लेकर हत्यारों से भी मिलने उलने का, ये सारा कुछ लखीमपुर में। लखीमपुर का अनुभव मेरा ज़्यादा समृद्ध था। तो एक किताब लिखने की है मेरी इच्छा कि अच्छे दिनों की बुरी सोहबत, इस नाम से एक किताब में लिखना चाह रहा हूँ लखीमपुर पर। सर, तो इन्हीं अनुभवों के बीच में आप एक पंक्ति आपकी कहानियों में अक्सर कई जगह दिखाई देती है। आपने लिखा है, असंग जीवन की निर्मम तटस्थता मेरे प्राण प्राण में समा गई। तो सर, ये असंग जीवन और निर्मम तटस्थता को आप किस तरह से देखते हैं? पाठक के नाते तो हम लोग, चूंकि आपके साहित्य, व्यक्तिगत जानकारी और साहित्य से गुजरने पे तो लगता है कि दोनों में कोई भेद नहीं है। अधिकांश साहित्यकारों में देखा गया है उनका जीवन अलग है और साहित्य अलग है, बहुत बड़ा पर्दा बीच में है। आपके साथ आप योगी हैं कि समाधिस्थ हैं, या किस तरह से आप इसको देखते हैं? नहीं, जैसे है क्या कि शुरू में बहुत दिनों तक ये दिक्कत रही, जैसे नौकरी करने में आ गया था, तो मुझे जिस परिवार के ढांचे से आया था तो उसके हिसाब से अपने को रख पाने में मुझे बहुत असुविधा हो रही थी। तो सारे रिश्ते नातों से मैं कट गया था। तो ये असंगता तो उन्हीं दिनों की है। दूसरे, जिस माहौल में मैं रहता था वहाँ भी जैसे है क्या कि हम किसी से जुड़ते हैं तो उस व्यक्ति से नहीं बात करते हैं बेवजह। कुछ प्रपंच क्या हमारे यहाँ भारतीयों का स्वभाव है कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, किस क्लास में पढ़ रहा है, तो बच्चे घबराते हैं, नहीं तो वहीं बैठ के कहेंगे बेटा कुछ सुनाओ, तो कविता सुनाओ। तो ये आमतौर पर, तो मैं लखीमपुर में भी था, तो शायद ही कोई ऐसा दिन होगा, मैं कभी किसी के घर नहीं जाता था। ये दीक्षित जी के घर पर मेरी चिट्ठियाँ आती थी, वही मकान छोड़ देने के बाद मैं उन्हीं के घर पर कभी कभी जाता था, हफ्ते में 1 आध दिन। कभी नीचे से गुजरते हुए चिट्ठियाँ मांग लेता था। मेरे उन्हीं के घर का एक अस्थायी पता था, क्योंकि मकान बदलते रहते थे। मैं कभी किसी के घर नहीं जाता था, कोई नहीं कह सकता कि मेरे घर पर ही आए होंगे। मैं स्टेशन पर बैठता था शाम को करीब 6 बजे से रात को 12-1 बजे तक, वही शहर के लोग आते थे। इतवार के दिन मेरे घर पर लोग सुबह से बैठ जाते थे, लेकिन मैं कभी किसी के यहाँ नहीं जाता था। उसके पीछे यही कि बेवजह के व्यक्तिगत प्रश्न वहाँ लोग ज़्यादा करते थे। अच्छा, जो व्यक्तिगत प्रश्न हमारे जीवन के हैं उसे हम जिस तरह से समझ सकते हैं, दूसरा आपके जीवन की जो घटनाएं होती हैं दूसरों के लिए वो सूचना होती हैं और आपके लिए संवेदना। लोग सूचनाओं में संवेदनाओं के उत्तर चाहते हैं, तो ये संभव नहीं था। तो ये मुझे ये लगा कि मैं जब किसी के यहाँ जाता तो इन्हीं सब चीज़ों से घबरा कर वो लाइन आई है कि असंग जीवन की निर्मम तटस्थता, कि हाँ कि ये सबसे तटस्थ रहने का, ये मुझे किसी के संग साथ की जरूरत नहीं थी, ये उसमें है। और ये तो उस तरह के जीवन का एक तरह से चरम परिणत थी। उसके बाद तो मैं थोड़ा और मुँहफट हो गया जिसको झेलने के बाद। सर, एक सवाल और, चूंकि आप शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं और इस समय बहुत बड़ा प्रश्न है शिक्षा में भ्रष्टाचार को लेकर। अब आप चूंकि उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हैं, आप इसको बहुत नज़दीकी से देख पाते हैं कि उच्च शिक्षा में भ्रष्टाचार अपनी सारी सीमाएं लांघ चुका है। सर, इसको आप किस तरह से देखते हैं? इस पर आपका दृष्टिकोण? दोनों चीज़ें, मतलब अगर किसी भी सभ्य समाज में 2 चीज़ें फ्री होनी चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य। और
ये दोनों हमारे यहाँ मुनाफे का माध्यम बन गई हैं। पहले जब अध्यापकों की इतनी तनख्वाह नहीं हुआ करती थी तो वही लोग इस पेशे में आते थे, जिनको पढ़ने लिखने में रुचि होती थी जी। बाद में बगुड़ा जी के समय 700 से 1600 का वेतनमान, फिर तो ये बढ़ता ही गया। तो यह एक ऐसे लोग इसमें आने लगे भारी भरकम रकम देखकर, पैसा देखकर, तनख्वाह देखकर, जिनकी पढ़ने लिखने में रुचि नहीं होती थी। पता लगा कि वो लेखपाली की परीक्षा तैयारी कर रहे थे, नहीं हुआ तो मास्टर हो गए। जो इसमें आमतौर पर पहले वही लोग आते थे जिनकी पढ़ने लिखने में रुचि होती थी, तो ठीक था। और तो दूसरे यहाँ की कपिल सिब्बल जब मानव संसाधन मंत्री हुए, हालांकि कहने से ये लगे जो ऑब्जेक्टिव कर दिया जी, मतलब आप कामायनी में कितने सर्ग हैं, 9, 12, 18, 15 सही पर टिक करिए। अब आप कामायनी पढ़े हो या ना पढ़े हो, आपसे कोई मतलब नहीं। और आमतौर पर तेज लड़के जी, जैसे मुझे कामायनी लगभग कंठस्थ है, लेकिन मैं नहीं, अभी भी सुनाना हो तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि सर्गों का नाम क्रम से बताएं, लेकिन वो जो कामायनी को देखा भी नहीं है वो गाइडों से याद किया है। तो अब तो ये फौज ही निकाली जा रही है। मैंने तो इस पर वो कहानी ही लिखी है, नालंदा पर गिद्ध। तो शिक्षा में जो भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार तो इसे नहीं कह सकती हो, क्योंकि इसमें रह करके बहुत लोग कमा तो नहीं पाते हैं कुछ, लेकिन वो कहा जाए कि भ्रष्टाचार से भी खराब है। भ्रष्टाचार में तो खुद भी आदमी का फायदा होता है। मुस्कराते मुस्कराते प्रोफेसर कैसे जान ले लेते हैं लड़कों की। तो ये विसंगति और विडंबना का प्रश्न है। माने एक ऐसा रंगमंच जिस पर खलनायक नहीं सिर्फ विदूषक बचे हैं। खलनायक हो जाइए ठीक है, हमें मान लेते हैं, खलनायक में तेज होता है, प्रताप होता है, ये विदूषक, विदूषकों का अंबार हो गया है। इस परीक्षा प्रणाली ने साहित्य के विद्यार्थी को साहित्य से दूर कर दिया है। पूरा ये सारी कुछ चीजें हैं। तो अब ये दूसरे ढंग के, अब हमारे यहाँ एक अध्यापक थे, तो वो शुरू से सुबह उठते थे तो हिंदी के अध्यापक थे, वो 15 अगस्त की जय, 26 जनवरी की जय, राजा साहब की जय, रानी साहब की जय, जो कॉलेज में राजा साहब थे वही जय बोलते हुए BD सिंह जी आया करते थे। बस वो जय बोलते, 2 अक्टूबर की जय, 26 जनवरी की जय, 15 अगस्त की जय, कारगिल के शहीदों की जय, बस यही बोलते हुए आते थे। तो अब है अपना चल रहा है भाई, अब क्या करिएगा। इसमें लड़के ज़्यादा दोषी हैं कि अध्यापक दोषी हैं कि मैनेजर दोषी है, तो इसमें को बड़े छोट खत अपराध हो। तो ऐसे बस ऐसे ही समझ लो कि पतन का जलसा चल रहा है। सर एक सवाल आपसे है, 2002 के इंडिया टुडे की वार्षिकी में मनोजर पांडे जी ने एक आर्टिकल लिखा था, उसमें एक ब्लेम ये है कि जो नए कहानीकार लिख रहे हैं वो एक दूसरे का कथ्य के स्तर पर एक दोहराव कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने आपके और अखिलेश के बारे में एक टिप्पणी की है कि उसमें लगभग कहते हैं कि निराशा, कुंठा, सूक्तियाँ या उद्धरण लगभग समान आते हैं, और एक लाइन कोट किया या महाठगनी का जो कोटेशन है वो दोहराते हैं। इसको सर नए कहानीकारों के संदर्भ में किस तरह देखते हैं? अच्छा, कहाँ उन्होंने लिखा? मुझे कभी इसे मैंने पढ़ा नहीं। सर शंभुगुप्त जी ने जो एक लेख लिखा है हिंदी समय पर उपलब्ध है, उसमें भी वो कोट है। अच्छा। एक पंक्ति उन्होंने भी लिखी है और आपने भी लिखी है, आप दोनों लोग समान कथाकार हैं। तो ऐसा जो पीढ़ी का दोहराव है क्या इसको मतलब कहते हैं कि नहीं? देखिए, अगर जिस जीवन और यथार्थ में हम एक साथ रह रहे हैं तो सारी कुछ अगर एक तरह से दिखाई देता है तो ऐसा आ सकता है। ये सिर्फ इसी समय नहीं, तुलसीदास और सूरदास की वात्सल्य वर्णन की बहुत सारी लाइनें बिल्कुल हूबहू एक जैसे मिल जाती हैं। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये अगर ऐसा हो, भरसक बचाया जाता है कि न हो। क्योंकि अगर मान लीजिए एक दृश्य आपने हमारे घर का देखा और आपने लिखने के लिए सोचा, आप हैं आलोक जी, तो कुछ चीज़ें समान मिल सकती हैं, लेकिन वो अपने शैली होती है इस तरह से। बताएं, मैनेजर पांडे हो चाहे जो, ये आलोचक जो हैं चिंगारियाँ पकड़ कर ज्वाला का इतिहास लिखने लगते हैं
कि वो लपटों के बारे में लिखते हैं। ये सच्चाई है कि इनको लोगों को एक दिया गया काम कि चलिए इस पर लिख दीजिए, कुछ नई रचनाशीलता पर नए लिख दिए। उस तरह से ये लोग डूबते उतराते नहीं हैं। सूरदास पर पढ़ लिए, 2-4 किताबें लिख दिए। आलोचक के रूप में जैसे कि मैंने नामवर जी को देखा, जिसे मैं वास्तव में प्रभावित था, और रामविलास जी को। रामविलास जी की आलोचना बावजूद इसकी थोड़ी अंत्याक्षरी होती थी, लेकिन उन लोगों के सामने पूरा का पूरा परिदृश्य, सिर्फ पूरा संस्कृत साहित्य सामने है। एक मैं आपको छोटी सी घटना की, एक बार रामविलास जी से बात हो रही थी, तो कामायनी मेरा बड़ा प्रिय था, तो कुछ ऐसी बातचीत चली, तो उसमें एक लाइन थी जिसे मैंने बताया कि ये श्रद्धा ने कहा है। अब कामायनी, मैंने पहले बताया कि रामविलास जी निराला जी के, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये श्रद्धा नहीं कर सकती है, ये ईड़ा का होगा। तो मैंने कहा कि नहीं सर, वो श्रद्धा। और ऐसे बातचीत हुई, फिर मैं चला आया। करीब 5-7 दिन बाद मैं गया, तो उन्होंने कहा कि तुम गलत बात भी इतने विश्वास से करते हो, तुमने मुझे कंफ्यूज कर दिया, मेरे दिमाग में बात। मैं सोचा कि वो कितनी देर तक यह बात चलती होगी। फिर उन्होंने, जबकि कोई अपनी लाइब्रेरी में वहाँ नहीं रहते थे बनारस, उन्होंने किसी से किताब मंगाई, फिर कामायनी देखा और उन्होंने बताया कि ये ईड़ा का कथन है, तुमने श्रद्धा के माध्यम से बता दिया था। अब मैं आया, जब घर पर देखा तो मुझे बड़ा अफसोस। तो मैंने ये देखा कि देखिए, उस दिन चलते फिरते बात हुई थी, और उनको अभी वो बात कैसे दिमाग में अटकी रही कि वो फिर उसे मंगाते हैं किताब वहाँ से, फिर पढ़ते हैं। और तो आलोचना या शुक्ल जी की, अभी तो एक किसी लड़के ने BHU में किसी लड़के ने लिख दिया था कि अजायब घर में डाल देना चाहिए। अब भाई, अब जिसको है तो किसी की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो है ही, हमें सम्मान करना चाहिए, ठीक है। अब ये नहीं बताया कि ठीक है, हम अपने घर में लड़के को कंकड़ पड़े हुए चावल खिला रहे हैं, तो उसे फेंक दीजिए, आप खिलाएंगे क्या? आप अगर रामचंद्र शुक्ल की बताइए, इसमें अपदस्थ किसी को करना नहीं पड़ता है। आप बढ़िया लिख दीजिए, खुद अपदस्थ हो जाएंगे। नारा लगाकर आप साहित्य के प्रश्नों को सल्टाएंगे, मतलब वो क्या? भाई तुलसीदास को ये देखिए कि 500 सालों में मुगल गए, अंग्रेज गए, तमाम पार्टियां आ गई, लगभग मायावती से लेकर सभी को, भाजपा वाले सबको शासन करने का मौका मिला। करोड़ों करोड़ रुपया लोग अपने विज्ञापनों पर खर्च कर रहे हैं। वह आदमी जो अपने समय के राजाश्रय का बहिष्कार करता है और लिखा है, और 500 सालों से भारतीय जनता के दिलों पर राज्य कर रहा है। आपके साम्राज्य उखड़ बिगड़ रहे हैं, तो आपके नारा लगाने से वो जाएगा, आएगा? साहित्य के प्रश्न इन सब, ये चूँकि ये हमेशा चलते रहे, कोई आजकल नहीं है। निराला के समय, छायावाद के समय का जब मैं पढ़ रहा था निराला की साहित्य साधना, तो वैसे ही उस समय भी घटनाएं घटती रहती थी। किसी ने निराला के लिए कुछ लिख दिया, उन्होंने उनके लिए कुछ लिख दिया, तो ये सब चलते रहे। ये तो ऐसे ही है, जैसे मेले में आप जा रहे हैं तो किसी लड़के ने कोई मजाक किया। ये कुल मिलाकर साहित्य का एक उत्सव समारोह है। सर, एक सवाल और आपसे। आज 25 जून भी है, इमरजेंसी का 75 मिलेगी, आज उसका भी एक दिवस है। समकालीन प्रदेश में जो सत्ता, सेंसरशिप, या ख़ास तौर पे ये कहा जा रहा है कि वाम धड़ा इस सरकार को लेके ज़रूरत से ज़्यादा आलोचनात्मक है। उसका कहना है कि सरकार हमारे जितने भी मीडियम हो उस पर एक सेंसरशिप कर रही है। तो इस पूरे प्रदेश को आप आज के समय में कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय राजनीति में वामपंथ और दक्षिणपंथ बिल्कुल एक दूसरे, तो अगर ये कुछ बहुत अच्छा करते तो भी वो खराब ही कहते। लेकिन ये सही है कि जैसे हम यूपी में रहते हुए देख रहे हैं कि जितनी परीक्षाएं हो रही हैं, सबके प्रश्न पत्र आउट हो जा रहे हैं। तो इसमें चाहे अगर आप पूरे समय को थोड़ा बेरोजगारों की दृष्टि से देखिए, मतलब ये बहुत बड़ी समस्या है। किसानों, मजदूरों, इनके भाई नौकरी पा के वो तनख्वाह बढ़ाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, मजदूरों का आंदोलन है। लेकिन अगर इनकी दृष्टि से देखिए तो क्या कांग्रेस, क्या भाजपा, क्या मुलायम सिंह, वो लग रहा है कि दिन ब दिन चीज़ें बढ़ती ही जा रही हैं। और मैं
इस सब के बहुत चक्कर में नहीं पड़ना चाहता कि कौन पार्टी क्या है, लेकिन वही सरकार अच्छी मानी जाती है जो आपकी दिनचर्या में कम से कम दखल दे। माने हम मतलब नहीं भाई टैक्स लो, देश की रक्षा करो, जीवन को यथावत चलने दो। अब यहाँ मुसलमान करके बेवजह समाज में जहर फैलाना, तो ये सब चीज़ें मैं अच्छा नहीं मानता। और लेकिन कांग्रेस भी इससे कोई बहुत अच्छी रही हो ये न मेरी यादों में है न कुछ। ये कम्युनिस्ट पार्टी की पहली चुनी हुई सरकार नेहरू ने केरल में धारा 356 का प्रयोग करके गिराया था। वो उस समय इस तरह से तो, लेकिन कम्युनिस्ट फिर भी एक विडंबना ये है कि कम्युनिस्ट कांग्रेस को पसंद करते हैं। लेकिन दो तरह के, एक तो शहरी कम्युनिस्ट होते हैं और एक जो ज़मीन पर लड़ रहे हैं, जैसे कुछ आदिवासी इलाकों में हैं, कुछ गाँवों में हैं। तो उन लोगों के लिए मैंने ये देखा कि वो बहुत अंतर नहीं करते हैं कांग्रेस और भाजपा में। अभी एक गुजरात की लड़की आई थी राना अयूब करके, उसकी एक किताब का गुजरात फाइल्स का विमोचन था, तो उसने भी कहा तमाम कम्युनिस्ट लोग जो भाजपा और कांग्रेस में सांप्रदायिक गैर सांप्रदायिक का विभाजन करते रहते हैं, तो उन लोगों ने उसे कहा, उसने कहा कि मुझे जहाँ तक मैं जानती हूँ उसने काफ़ी यातनाएं झेली थी और भाजपा के शासन में, लेकिन उसने स्पष्ट कहा कि कांग्रेस और भाजपा में कोई अंतर नहीं है। तो ये है, देखिए सत्ता का एक चरित्र होता है। सत्ता के बाहर रहकर जो भाजपा आज जैसी है, अब स्वयंसेवक संघ के लोग स्कूल खोलते थे, शाखाएं लगाते थे, कौन गलत काम है इसमें? इतिहास को अपने ढंग से पढ़ते। क्या संघ वालों के पढ़ाने से लोग राणा प्रताप को वीर, शिवाजी को वीर मानते? नहीं, शिवाजी और राणा प्रताप की कहानियाँ आप इसे सांप्रदायिक दृष्टि से पढ़ना ही नहीं चाहिए। यह देखिए कि अपने समय की विशाल सत्ता से टकराना, उसे चुनौती देना, इस रूप में इनका व्यक्तित्व एक हीरो के रूप में है। हिंदू सम्राट के रूप में न तुलसी ये राणा प्रताप हैं, क्योंकि हिंदू तो ऐसे समय में तो हिंदू शक्ति सिंह भी थे, मान सिंह भी थे, सारे लोग। तो एक है कि जो अपने समय की सत्ता को चैलेंज करता है वो हीरो होता है जनता का। सफल लोग हीरो नहीं होते हैं। तो आज अगर भाजपा सफल है तो ये समझे कि वो हीरो के रूप में भी स्थापित होगी। अक्सर हीरो के रूप में तो वही लोग स्थापित होते हैं जो जीवन भर असफल रह जाते हैं। एक सवाल सर और आपसे है समकालीन ही मुद्दों पर। अभी हाल ही में मैंने किताबी दुनिया पर एक आपका लेक्चर भी थोड़ा देखा था और जनसंदेश टाइम्स में एक लेख भी था, मुसलमानों का यथार्थ और राष्ट्रवाद का मिथ। लेकिन आपके जीवन में ढेर सारे मुस्लिम, उसी किताबी दुनिया से मैंने भी जाना कि ढेर सारे मुस्लिम आपके जीवन में जुड़े रहे, जिसमें समतुल्ला चाचा, हसीन चाचा, सलीम स्कूटर वाले, सगीर कार वाले, रईस मियाँ टेलर, कल्लू मिस्त्री और सिराजुद्दीन लकड़ी वाले। तो इस पूरे प्रदेश में किस तरीके से चीज़ों को जाना समझा जाए, या जो ये सत्ता का दबाव या एक देखने का कह लें हम एकांगी नज़रिया लोगों का, इसको कैसे हम देखें? देखिए, मुझे हमेशा ये, जैसे इस समय तो आप जान रहे हैं कि अक्सर मुसलमानों को लेकर, राष्ट्रवाद को लेकर ये सब प्रश्न उठते रहते हैं कि जैसे मुसलमान हैं तो राष्ट्रवादी नहीं हो सकते हैं, ये सारी कुछ चीज़ें। तो ये जब भी मुसलमानों के बारे में लोग बात करेंगे तो दाऊद इब्राहिम की बात करने लगेंगे, जबकि उन्होंने दाऊद इब्राहिम को कभी नहीं देखा है। किसी आतंकवादी को बात करने लगेंगे, जिन्ना को, न वो जिन्ना से कभी मिले हैं, जिससे रोज़ रोज़ मिलते हैं, जो उनके घर पर आकर पेंटर का काम करता है, उसको, उसके आधार पर वे मुसलमानों का ये आकलन नहीं करते, मुसलमानों को नहीं देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए, होना तो यही चाहिए ना कि अगर हमारा व्यावहारिक दृष्टिकोण है तो जिसको हम कभी देखे नहीं, उससे इसको जोड़ने का क्या मतलब है? भाई हमें कोई, मैंने ये तो वैसे है ना कि चाँद की तरह क्या होता है भाई? हमने जब दाऊद को देखा नहीं, दाऊद क्या करता है क्या नहीं करता है, जिन्ना को मैंने देखा नहीं, हम रोज़ जिनको देखते हैं वो तो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा था कि जो मुसलमानों को जो देखने का नज़रिया है, भाई हिंदुओं को अगर कोई नाथूराम गोडसे की तरह देखने लगे, रावण की तरह देखने, ये सब तो हिंदुए थे,
प्रभाकरण जिसने राजीव गांधी की हत्या की, जितने नक्सलवादी लड़ रहे हैं, जिन्हें आतंकवादी कहते, सब तो हिंदू ही थे, हिंदू भी ही हैं। तो आप इनका कैसे नहीं? तो ये लगता है कि एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय स्तर पर खासकर मीडिया, मुझे भाजपा से उतनी शिकायत नहीं है, वो तो शिकायत करके भी मैं क्या कर लूँगा उनका, लेकिन जिसे मीडिया का पतन हुआ है, भाजपा का पतन नहीं हुआ। भाजपा तो जो सत्ता का पतन है उसी का वाहक है, जो कांग्रेस के समय भी दिखाई देता था, मुलायम सिंह के समय दिखाई देता, भाजपा के समय भी दिखाई देता, उनमें जो सत्ता के पतन के चिन्ह दिखाई देते हैं। लेकिन मीडिया अपनी पूरी परंपरा से अलग हटकर मीडिया ज़्यादा गड़बड़ हुई है, उसने नई तरह की छवियाँ गढ़नी शुरू कर दी है। तो उस पर ही मैंने ये तबलीगी उबलीगी का चल रहा था, तभी मैंने वो लिखा था। सर, और अंत में एक सवाल कि ये पाठक आपसे सृजनात्मक लेखन के रूप में जल्द से जल्द क्या चीज़ देखेंगे, क्या चीज़ पढ़ेंगे? देखिए, जब बन जाए, जो बन जाए। क्योंकि सर ये प्रश्न इसलिए भी है क्योंकि आपकी आत्मकथा का इंतज़ार बहुत बेसब्री से है, क्योंकि उसमें बनारस भी आएगा और वो काशी सर नामवर सिंह को लेकर आपके पास इतने ढेर सारे संस्मरण हैं, काशी विश्वविद्यालय को लेकर आपके पास बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। इसके साथ ही सर आपका इतिहास बोध जो है, उससे एक बार हमें ये भी लगा था कि शायद इतिहास को लेकर आपकी कुछ किताब सामने आ सकती है। नहीं, इतिहास तो लिखने भर नहीं आता, बस इतना चीज़ों को समझने के लिए। दूसरी चीज़ कि जब भी मैं संस्मरण लिखूँगा तो इन लोगों पर तो जो अखबारों में लिख दिया, नामवर सिंह, राजेंद्र यादव, या मैं संस्मरण जब भी मैं लिखूंगा तो जिसे मैं दीक्षित जी के बारे में कहा, जिनके बारे में कोई जानता नहीं, वैसे गुमनाम चरित्रों पर ही मैं लिखूंगा। जो मैंने अपनी किताबें भी समर्पित की, तो जिसे हसीन सजा को समर्पित कर दी, या रामेंद्र जनवार को, जो इतिहास में खो गए लोग हैं। नामवर सिंह पर हम नहीं भी लिखेंगे तो क्या है, बहुत लोग लिखे हैं, जान जाएंगे, उसमें एक कोण मैं भी लिख दूंगा। जो वास्तव में हमारे, जिनसे हम सजग होकर जाते हैं मिलने, नामवर जी से, नामवर जी हमसे सजग होकर मिलते हैं, उनके बारे में हम क्या संस्मरण लिख सकते हैं? नहीं, संस्मरण नहीं लिख सकते हैं। संस्मरण तो जिसके साथ जीवन और मरण का संबंध हो उसी का लिखेंगे। मैं सामान्य लोगों पर, ऐसे जिनके बारे में वो खुद भी न जानते हो कि मेरे ऊपर लिखा गया है, और ऐसे ढेर सारे चरित्र हमारे जीवन में हैं। जैसे एक लड़का था, वो मैं जब BA में पढ़ता था, मेरे पास फीस देने का पैसा नहीं था, तो उसने अपने पास से पैसा दिया। बाद में जब वो दोस्त हो गया तो पता लगा कि उसके घर तो बहुत, अपने घर का सबसे बड़ा अकेला जिम्मेदार था। गांव पर उसकी माँ थी, बहन थी, और उसने बताया कि जब वो पहली बार वो कक्षा 8 में था तो वो डकैती डालने के लिए उसके मामा उसे ले गए थे। जब वो बनारस पढ़ने चला आया था तो अक्सर वो महीने 2 महीने पर वो रेलवे स्टेशन पर साइकिल लेकर बैठा रहता था, किसी महिला के पीछे लग जाता था और उसके गले की चेन खींचकर भाग जाता था, उसका खर्चा चलता था। ये तो ऐसे ढेर से, और इतना पढ़ने में तेज था, उसका 75, उस समय तो 60% नंबर बहुत बड़ी चीज़ होते थे, कहीं उसका 75% से कम नहीं था। राइटिंग तो ऐसी लगता है जैसे छाप देगा, और कहता मुझे DM बनना है। और बाद में एक बार गर्मी की छुट्टी में गया होगा तो खर्च के लिए वो उस तरह के पेशे से जुड़ा हुआ था, कई रिश्तेदार भी डकैतियाँ डालते थे। ये जो कच्चा बनियान वाले गिरोह वाले नहीं होते हैं, तो वो उसी में बम बना रहा था। बम बनाते हुए ही वो पूरी तरह से विस्फोट हुआ, मर गया। राम प्रताप नाम था उसका। वो उस समय एक फिल्म आई थी प्राण की, जिसमें माइकल दारू पीकर दंगा करता है तो टोपी लगाता था प्राण, तो उसी की तरह टोपी लगाने की वजह से हम लोग उसको माइकल कहते। ऐसे ढेर सारे चरित्र हैं जिनके ऊपर मुझे लिखना है। तो वो नामवर अमर सिंह पर, वो ऐसे चरित्रों पर नहीं, मैंने जो वो रहेगा, इन लोगों पर लिखेंगे और लिखना होगा तो। लेकिन हमारी प्रायोरिटी में ये लोग नहीं, हम न भी लिखें तो इनका क्या बिगड़ जाएगा। तो सर धन्यवाद, आपका संवाद के लिए, बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।